तो हम लोग जो है लगातार रीजनिंग की क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने जो पिछली क्लास कंप्लीट किया है वो सीरीज की कंप्लीट किया है, और आज की जो हमारी क्लास होगी वो मिसिंग नंबर की होगी। कौन सी क्लास? मिसिंग नंबर की होगी। देखो ये भी काफ़ी उलझाऊ क्लास मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना, यहाँ पर भी जो एग्जामिनर होता है वो चक्रव्यूह की रचना आराम से कर सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगी आप यहाँ पर आसानी समझेंगे। हम कई सवाल यहाँ पे करेंगे, जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे करते हैं तो बेहतर तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं, और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। हमने कहा था रीजनिंग को हल करने का अगर कोई सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, चाहे कोई अपने आप को कितना भी धुरंधर क्यों ना समझता हो, अगर वो धुरंधर है तो वो प्रैक्टिस से बना है। अगर धुरंधर बनने की क्रम में है तो वो प्रैक्टिस से ही बनेगा। अगर वो धुरंधर बनना चाहता है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी कोई ऐसी संजीवनी रीजनिंग में नहीं आती है। रीजनिंग क्या किसी भी सब्जेक्ट में चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करेगा, है ना। तो अगर हम बात करें मिसिंग नंबर चैप्टर की, तो ये बेसिकली सीरीज जैसा ही चैप्टर होगा। यहाँ पर कम से कम 3 सीरीज होंगी, छोटी छोटी होंगी। जैसे वो मैट्रिक्स के आधार पे होंगी, या फिर कहीं स्क्वायर में होंगी, या फिर वो कहीं रेक्टेंगुलर के अंदर होंगी। बाकी वो होती हैं क्या? सीरीज ही। सीरीज नहीं कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं कि पैटर्न बोल सकते हैं। तो कम से कम 3 पैटर्न होते हैं, कम से कम 3 पैटर्न, जिनमें से 2 में पूरे अंक लिखे हुए होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। तो वहाँ से आपको लॉजिक निकालना है, और बेसिकली मैथमेटिकल्स जो ऑपरेशंस होते हैं उस पर यह आधारित चैप्टर होता है। तो वहाँ से जो 2 आपकी बाकी सीरीज होंगी, या फिर कहें जो पैटर्न होंगे, वहाँ से आपको लॉजिक निकालना है, और जहाँ पे मिसिंग नंबर होगा वहाँ पे अप्लाई करके आपको अपना मिसिंग नंबर निकालना है। इसमें भी अध्यापक की पूरी रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह पे अध्यापक की भूमिका सीमित होती है। हम सिर्फ बता सकते हैं आपको ये चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं, कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। यही सच्चाई है, और चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये रियलिटी है। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन है, उसको हम समझ लेते हैं कि लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत कुछ संख्याएं, एक या एक से अधिक आकृतियां, हमने वो बताया ना कि किसी भी आकृति में कभी त्रिभुज में होंगी, कभी वो वर्ग में होंगी, कभी वो सर्किल जैसी आकृति में होंगी। उसके 4 पार्ट हो जाएंगे। ऐसे सर्किल जैसी आकृति होगी, यहाँ पे ऐसे 4 पार्ट, फिर यहाँ पे कुछ नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऐसी आकृतियाँ होती हैं। त्रिभुज होते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पे 3 त्रिभुज दे देंगे, फिर इनमें कोई संबंध होगा। दो में कम से कम बताया ना, कम से कम 2 में जो 2 पैटर्न होंगे वो आपको दिए जाएंगे। बाकी तीसरे में उन्हीं 2 के अनुसार आपको एक मिसिंग नंबर निकालना होता है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कुछ भी आकृति दे देंगे, वहाँ पे आपको नहीं ध्यान देना कि क्या आकृति है। डिपेंड ये करता है कि आपको लॉजिक निकालना है कि वास्तव में कौन सा लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। मैट्रिक्स के अंदर संख्याएं, वृत्त के अंदर हमने बताया अभी संख्याएं दी गई होती हैं, जो एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई होती हैं। निश्चित नियम वही लॉजिक, तथा उसमें एक रिक्त स्थान, वही जो प्रश्न चिन्ह मिसिंग नंबर दिया गया होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करके लुप्त पद संख्या का पता लगाना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर पता लगाना होगा कि क्या लॉजिक है, जिससे कि ये 2 पैटर्न फ्रेम किए गए हैं। कम से कम 3 पैटर्न होंगे, 4 पैटर्न होंगे, तो एक में मिसिंग नंबर होगा, 3 में निकालने होंगे। जितने अधिक पैटर्न होंगे उतने अधिक आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक से नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरे पैटर्न से, जबकि पैटर्न सेम होगा। एक चीज और, पैटर्न यहाँ पर सेम होता है। जो पैटर्न पहले में लगा होगा, जो लॉजिक होगा, यानी कि लॉजिक सेम होता है। जो लॉजिक पहले पैटर्न में होगा वही लॉजिक दूसरे पैटर्न में होगा, वही लॉजिक तीसरे में होगा। अगर 4 दिए गए तो वही सेम लॉजिक चौथे में। तो जितने अधिक पैटर्न होंगे उतने आपके लिए समझना आसान होगा, क्योंकि अगर मान लो आपका लॉजिक पहले से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरे समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे से नहीं समझ पा रहे तो तीसरे से, और चौथे में कोई नंबर मिस होगा, वहां पे आपको निकालना होगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला हमारा प्रश्न कह रहे हैं, निम्नांकित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये कोई पैटर्न दिया गया है, कह रहे हैं ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो, इसमें जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, अब समझ में आता है कि लॉजिक कैसे आप पता करेंगे। लॉजिक अगर आपने प्रैक्टिस की है तो लॉजिक आराम से पता कर लेंगे, लेकिन फिर बात आती है कि कितनी जल्दी। जिसको स्क्वायर हमने पहले बताया था, स्क्वायर याद है,
क्यूब याद है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर का कोई लॉजिक होगा, कहीं पर कोई क्यूब का लॉजिक होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइडेशन होगा, ठीक है, कहीं पे गुणा जोड़ होगा, कहीं पे भाग होगा। यानी कि ये बेसिकली जो है ये पूरा चैप्टर आपका गणितीय संक्रियाओं पर ही आधारित होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक ये पैटर्न दिया गया इधर, फिर एक इधर दिया गया। अब कुछ भी यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो आप, इसको चतुर्भुज बना लो, कुछ भी बना लो, कोई मतलब उससे नहीं है। सीधा सा ये मतलब है कि भैया जहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा है यहाँ पर क्या नंबर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सीधी सी बात ये है। अब ये दो हैं, यहाँ पर कुछ लॉजिक है, यानी कि अगर ये निकालना है जो कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो 81, 99, 120 में कोई संबंध है, 81 और जो 99, 120 में कोई संबंध है, 15, 18 और 17 में कोई संबंध है। तो वही चीज यहाँ पे एक चीज और है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो यहाँ पे बताया ना कि प्रोबेबिलिटी, देखो हर जगह पे प्रोबेबिलिटी चलती है, तो 90% ये संभावना होती है कि जो अंक तीनों में आप कंपेयर करें, ठीक है, ये 3 पैटर्न दिए हुए हैं, तीनों को आप कंपेयर करें तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी, देखो 15, 81 और 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर 81 है। फिर आप देखेंगे कि 18, 99 और 15 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो फिर कहोगे आप कि 99 है। फिर देखो 117, 120 और क्वेश्चन मार्क जो भी होगा, लेकिन अगर दो, क्योंकि आपके पास 3 को तो आपको अभी आपको पता नहीं किसमें करना क्या, आपको जो करना है इन्हीं दोनों में से करना है। बाकी इसमें भी जो बीच वाली संख्या है वो 120 यानी कि बड़ी है। बाकी ऑप्शन भी देखें, कंपेयर करेंगे तो इनमें से कोई आएगा, फिर भी 120 ही बड़ी रहेगी। यानी कि जब ऐसे प्रश्न हो तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, हमने कहा हर बार नहीं, 90% ऐसी संभावना होती कि इन दो संख्याओं, जो पहली और आखिरी यानी कि तीसरी 15 और 12 संख्याओं को लेकर के इनमें कुछ गणितीय संक्रिया की गई है, तो उसका जो प्रोडक्ट है, जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, 81। मतलब कहने का तात्पर्य जब ऐसी चीजें हों तो 81 में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, 81 को कम छेड़छाड़ करते हैं, यानी उसमें कम हम दिमाग लगाते हैं। अपना दिमाग कहाँ पे लगाते हैं, तो छोटी वाली संख्याओं में लगाते हैं, किसमें 90% तक। तो आपका सवाल जल्दी हल हो सकता है। यानी कि 15 और 12 में कुछ ऐसा करेंगे कि हमें 81 मिले, 18 और 15 में कुछ ऐसा करेंगे कि 99 मिले, और फिर 17 और जो भी संख्या होगी उसमें कुछ ऐसा हम करें कि हमें 120 प्राप्त हो, है ना। तो क्या कर सकते हैं भाई, 15 और 12 में अगर इनका हम दोनों का मल्टीप्लाई करें, क्या 81 मिलेगा। सबसे पहला काम भाई गुणा में फोकस करते हैं। अगर हम क्योंकि अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, लेकिन 99 परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। ऐसा भी नहीं कि इनको घटाएंगे तो इनको अगर घटाते हैं तो 3 मिलेगा, फिर 3 का संबंध इससे तो हो रहा है। अगर इनको घटाएंगे 18, 15 में उसका भी 3 ही निकलेगा, और यहाँ पे 99 है। लेकिन अब 3 और 99 का संबंध क्या हो सकता है ना, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या तो इनको दोनों को जोड़ो या फिर इनको दोनों को घटाओ, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। वो डायलॉग हो ना, दया कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 15 है, एक 12 है। इनको ऐसा क्या इनमें हम कर सकते हैं, और वही सेम चीज करनी पड़ेगी कि हमें 81 मिल जाए। कितना मिल जाए, 81। तो अगर इनको हम सबसे पहले जोड़ते हैं एक बार, अगर इनको हम जोड़े तो क्या मिल रहा है, 27। क्या 27 का कोई संबंध है, हाँ, तो 27 का 3 बार अगर गुणा करें तो हमें 81 मिल जाएगा। 27 3 कितना होता है, 81। 27 3 होता है 81। लेकिन 3 कहां से आ रहा है, तो हमने देखा कि जो हमें ये 27 मिला है, ये कैसे मिला, 15 और 12, यानी कि जो पहली और तीसरी संख्या थी उसको जोड़ा तो हमें क्या मिला, 27 मिला। उसी तरीके से अगर हम इन दोनों संख्याओं को घटाएं, भाई इन दोनों संख्याओं को अगर हम घटाएं, 15 में -12 करें तो कितना मिल रहा है, 3। फिर हम क्या करें, तो 27 और 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 81 मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा कि नहीं मिल रहा भाई, 27 3 ही तो 81 होता है। अब हमने जब इसको जोड़ा, भाई पेन उठाना पड़ेगा, पेन आप उठाएंगे, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसे ये दो चैप्टर हैं जो सिर्फ सुनने से नहीं आते हैं। वैसे तो कोई भी सिर्फ सुनने से नहीं आता है, चाहे वो आपका कोई लैंग्वेज हो, हिंदी अंग्रेजी हो, या फिर चाहे आपका जीएस रहा हो।
अगर हम लिखकर याद करें, लिखने के अपने नोट्स बनाएं तो और बेहतर तरीके से वो याद हो सकते हैं ना। तो सिर्फ ये सुनने से हमने पेन उठाया कि इनको क्या कर सकते हैं, तो सबसे जोड़ा, तो जोड़ते ही हमें मिल गया 27। ऐसे तो हमें समझ नहीं आता, हम अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे थे, दिग्भ्रमित थे। तो जब हमने इनको जोड़ा तो हमें मिला 27। फिर हमने देखा कि भाई 27 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 81 मिल जाता है। तो अब 3 कहाँ से आएगा? 3 का अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 3 का ऐसे थोड़ा ना कर देंगे बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही थोड़े ना कर देंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने एक लॉजिक देखा कि इनको दोनों को जोड़ने से 27 मिल रहा, तो इनको दोनों को आपस में घटाने से हमें 3 भी तो मिल रहा है, और फिर इनका अगर इनका मल्टीप्लाई कर दो 81। लेकिन ये सही है कि नहीं अभी नहीं कह सकते। हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि ये संयोग हो कि हमें ऐसे मिल गया हो, लॉजिक दूसरा भी हो सकता है। तो हम यही सेम चीज हम दूसरे पैटर्न, इसीलिए कम से कम 2 पैटर्न होते हैं, कम से कम इसीलिए 2 पैटर्न होते हैं कि सिर्फ यही लॉजिक है, ये प्रूफ नहीं है। ये लॉजिक है, प्रूफ कब होगा? जब दूसरे पैटर्न में भी यही चीज अप्लाई होगी, सेम चीज, क्योंकि इसमें तीनों पैटर्न में सेम चीज अप्लाई होती है। जब तीनों चीजों में आप सेम लॉजिक आप अप्लाई करेंगे तभी ये प्रूफ होगा कि आपका सवाल सही है कि गलत है। तो अगर हम दूसरा देखें तो पहला हमारा नंबर का कौन सा है? 18 है, और फिर कौन सा है? 15 है। तो पहला काम होता है 18 15 को आप ऐड करें, 18 15 को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 33। फिर दूसरा काम क्या था भाई? हमने यहाँ पे माइनस किया था, तो हम क्या करेंगे? 18 में 15 माइनस करेंगे तो 3 मिल रहा है। अब अगला स्टेप क्या था? इनका मल्टीप्लाई करने से 81 यानी कि बीच की संख्या प्राप्त हो। तो जो जोड़ का और अंतर का हम गुणा करेंगे तो क्या बीच वाली संख्या मिल रही? कितना आ रहा है? 99। और बीच में कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर 99 ही तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये पैटर्न लॉजिक जो है बिल्कुल सही है, जो हमने लॉजिक लगाया है अपने प्रश्न में ये बिल्कुल सही लॉजिक है, तभी तो 99 मिला है। तो अब क्या करते हैं, यानी कि अब हमें 120 अगर निकालना है, अब अगर हमें 120 निकालना है तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हो कि उसका हम 17 में योग करें और उसको 17 में माइनस करें और जो भी मिले उससे मल्टीप्लाई कर दें तो 120 आ जाए ना। तो अगर सबसे पहले विकल्प से हम 11 लें, 27 में अगर 17 में हम 11 जोड़ें तो 28, कितना मिलेगा? 28। और इनका अगर हम आपस में घटा दें भाई, फिर एक बार घटाएंगे ना तो 11 6 मिलेगा। 28 का 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या 120 आ रहा है? 28 का 6 से मल्टीप्लाई करने पर नहीं, ये तो 150 से भी ज्यादा होगा ना। फिर अगर 17 को और 16 को जोड़ें, दूसरा विकल्प लेते हैं तो 31 होगा। कितना? 31। फिर इनको आपस में घटाएंगे तो 1, पहले इनको हम जोड़ेंगे तो 17 और 16 31 होंगे, 16 दूना 32, नहीं सॉरी 33 होगा, 33। फिर इनको आपस में घटाएंगे तो 1 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 ही रहेगा, 120 हमें लाना नहीं हो रहा है। फिर 9 और 17 को आपस में जोड़ते हैं, 9 और 17 को तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। फिर इनका हम यहाँ पे 26 लिखते हैं और फिर अगर देखें तो इनका आपस में घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 8। मल्टीप्लाई करो, 8 छंग 48, लास्ट में हमें 0 चाहिए। भाई अब क्यों पूरा करें, हम यूनिट डिजिट ही देख लेते हैं ना कि भाई अगर इकाई अंक का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 छंग 48, लास्ट में 8 होगा, जबकि हमें चाहिए 0। फिर हम योग करते हैं किसका? 13 और 17 का, कितना हो रहा है? 30। फिर इनका आपस में घटाते हैं इनको तो मिल रहा है 4। अगर 17 में 13 घटाएंगे तो 4 कर देंगे तो 120, और हमें 120 ही तो चाहिए था, 120। तो हमारे जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? विकल्प ए में। तो इस तरीके से हमें जो गणितीय संक्रियाएं करके अपने उत्तर की प्राप्ति करनी है। तो कम से कम 2 पैटर्न तो आपको मिलेंगे ना, कहीं कहीं 3 मिलेंगे, कहीं कहीं 4 मिलेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है आपको 13 6 75, फिर है 15 18 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 18 4 और यहाँ पे 70। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो कम से कम 2 आपके पास हैं, एक ये वाला दिया हुआ है, ये पैटर्न पे आप लॉजिक लगाएं, और एक यहाँ पे, और सही लॉजिक निकालें कि सही तर्क क्या इस्तेमाल हुआ है, वही चीज़ आपको यहाँ पे लगानी है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा
कि हमने कहा था जब आपको ऐसे पैटर्न दिए हुए हों तो 90% में ये संभावना होती है कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है उस पर छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि हो सकता है वो प्रोडक्ट हो सकता है वो अन्य दो संख्याओं का प्रोडक्ट हो, यानी कि इनमें हमें दिमाग लगाना है कि 13 और 6 में ऐसा क्या करें, 13 और 6 में ऐसा क्या करें कि हमें क्या मिल जाए, 75 मिल जाए, 75 प्राप्त हो। और देखो यहाँ पर देखो सेम जगह पे बड़ी संख्या ना, अगर इधर उधर है से बड़ी संख्या, जैसे यहाँ 75 था यहाँ पे, तो ऐसे नहीं चलेगा, सेम जगह पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ना पिछले सवाल में भाई सेम जगह पे थे, बीच में यहाँ पे 81 था, बीच में यहाँ 99 था, बीच में यहाँ पे 120 था ना। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में 75 है, फिर यहाँ पे 70 है, यहाँ पे मिस है, तो हमें वो निकालना है। लेकिन करना किस पे होगा, 13 6 में, और इसके लिए करना होगा किसमें, 18 और 4 में। तो सबसे पहले 13 और 6 का करते हैं त्रिछंग, अगर इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम देखेंगे किसके आसपास। अब इतना तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आप कंपटीशन में आए हैं, इसका मतलब हो सकता है आप ग्रेजुएट या फिर जो है इंटरमीडिएट होंगे, तो वहाँ तक बेसिकली जो बेसिक मैथ होती वो तो आपने पढ़ी होगी मल्टीप्लाई करके। तो आपने यहाँ देखा 75 है, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 13 गुणित 6 कितना मिल जाएगा, 78, और ये संख्या उसी के पास आसपास है 75। अब ये हमें सोचना होगा, और ये सोचने की शक्ति कहाँ से डेवलप होगी, तो मेरे द्वारा बताए गए 15-20 सवालों से नहीं होगी, ये आपके द्वारा किए गए 200-300 सवालों से होगी। एकदम बिल्कुल क्लियर बात है। कोई कितना आके ये बैच वो बैच ऐसा बोल के चला जाए और रीजनिंग का धुरंधर, तो वो चीज़ें वास्तविकता में गलत हैं। ठीक है, वो आगे 50 सवाल बता देगा, फिर भी वो चीज़ें हल, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको रीजनिंग या रीजनिंग के कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खासकर मैथमेटिक्स और रीजनिंग में तो करनी ही पड़ेगी। कम से कम 200-300 या फिर जितना 500 सवाल अगर ये करना है कि नहीं, श्योर सिलेक्शन लेना ही लेना है। हाँ, तो अगर हम बात करें इनका हो रहा मल्टीप्लाई कितना, 78, हमें चाहिए क्या 75, तो हम देखेंगे अगर इसमें 3 घटा दिया जाए, अगर हम 78 में 3 माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 75। अगर 78 में हम 3 घटा दें, 3, लेकिन 3 अपने मन से घटा दें, कभी कभी अपने मन से घटाएंगे, लेकिन तीनों में भी सेम घटाना होगा, इसमें भी 3 ही घटाना होगा। यानी कि अगर हम 18 × 4 = 18 × 4 = 72 कितना हो रहा है, अगर हम 18 का मल्टीप्लाई कर दें इससे 4 से, तो 18 × 4 कितना हो रहा है, 72। हमें चाहिए कितना, 70। अगर इसमें भी हम 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 69, और हमें चाहिए कितना, 70। तो ऐसे अगर इसमें 3 घटा करके 75 मिल रहा है, तो इसमें भी 3 घटा करके हमें कितना मिलना चाहिए, 70 मिलना चाहिए। लेकिन भाई 72 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 69, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो करना है तीनों में सेम करना है। ऐसा नहीं कि इसमें हम 3 घटाएंगे इसमें हम 2 घटा दें, अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं करनी है। अपने अकॉर्डिंग फिर तो आप कहते हैं कि हमारे तरफ से उत्तर ए सही है, या फिर हमारी तरफ कोई कह देगा बी सही है। अपने मन का नहीं करना है, जो करना है विद लॉजिक करना है। तो एक चीज और देखो, अगर हम यहाँ पर 6 था ना, यहाँ पे 4, अगर इसका आधा करो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अगर ये बीच वाली संख्या, अगर बीच वाली संख्या का आधा करके इसमें घटा दें तो क्या ये मिल जाएगा। भाई जो पहला हमारा पैटर्न है 13 6 75 में, उसमें जो बीच वाली संख्या या फिर कहें कि दूसरे नंबर की जो संख्या है, अगर उसका आधा करके 78 में हम माइनस कर दें तो क्या हमें तीसरी संख्या मिल रही है 75, बिल्कुल मिल रही है। इसमें क्या करें, 78 में -6/2 कर दो, बीच वाली संख्या। हमने 3 नहीं किया, हमने बीच वाली संख्या का आधा करके घटा दिया, जो भी हो 3 होगा तो कितना आ रहा, 75, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट में। उसी तरीके से यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 72। भाई वहाँ पे 75 आया, यहाँ पे लिखा हुआ 72। हमने क्या किया, ये बीच वाली संख्या उठा दी, इसका आधा करके घटा दिया, इसका आधा करके हटा दिया। तो अब ये होगा 2, इसमें घटाएंगे तो 70 मिल जाएगा। क्या लास्ट में 70 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ। तो अगर हम इसमें हमें ये जो मिसिंग वर्ड जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, अगर इसके स्थान की हमें संख्या चाहिए, अगर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान की संख्या चाहिए, तो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, और उस गुणनफल में जो है बीच वाली संख्या है, यानी कि जो दूसरी संख्या दी हुई है उसका आधा हमें माइनस करना होगा, क्योंकि जो करना है तीनों में सेम करना है।
देखो ये 15 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाली संख्या से तो 15 अट्ठे 120 मिल जाएगा। हमने सब में क्या किया है कि भाई जो गुणनफल आया है उसमें बीच वाली संख्या का आधा करके हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो 120 में अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 116। अगर प्रश्न ये लॉजिक सही है तो फिर 116 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हमने यहाँ पे 3 नहीं माइनस किया है, हमने क्या माइनस किया है, बीच वाली संख्या का आधा, बीच वाली संख्या का आधा, बीच वाली संख्या का आधा। यहाँ पे 8 था तो 8/2 करके 4 माइनस किया, यहाँ पे 4 था तो हमने 4/2 करके माइनस किया, यहाँ पे 6 था तो हमने 6/2 करके माइनस किया। अगर इसमें 3 से आ रहा था तो फिर इसमें भी अगर हम ऐसे 3 घटाते, ऐसे संख्या लेकर के ऐसे भी प्रश्न मिल सकते हैं कि आप अपनी तरफ से 3 या कभी 5 जोड़ो या फिर घटाओ, तो लेकिन वो तीनों में सेम होना चाहिए, वो तीनों में सेम करना है। ऐसा नहीं कि पहले में 5 कर दिया फिर अपने अकॉर्डिंग दूसरे में 6 कर दिया, ऐसे फिर प्रश्न गलत हो जाएगा ना। तो 116 हमारे विकल्प डी में दिया हुआ है, जो कि हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा पैटर्न दिया हुआ है 15, 9, 144, फिर है 18, 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा हुआ है 22। ये टाइप 1 है, एक चीज ध्यान रखना, ये अभी टाइप 1 है, इसके बाद हम टाइप 2 भी करेंगे। अगर टाइप 3 बनता होगा तो हम टाइप 3 भी करेंगे। जितने भी प्रकार के प्रश्न फ्रेम हो सकते हैं मिसिंग नंबर वाले चैप्टर में हम सारे कवर करेंगे। तो ये अभी ध्यान रखना, आप कहेंगे कि एक ही तरीके के प्रश्न हैं, तो एक्चुअली ये जो है आपका टाइप 1 चल रहा है अभी। टाइप 1 में जो जैसा पैटर्न है हमने वो लिया है, उसके प्रश्न एक साथ हैं। जितना चीज़ें क्लासीफाइड होती है ना, जैसे पाचन तंत्र है, आप वो पढ़ेंगे, आप ऐसे वन लाइनर पढ़ लेंगे तो चीज़ समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर वहाँ पे क्लासीफाइड कर दिया जाए तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है ना। जैसे आपका जंतु वर्गीकरण होता है तो हमें समझ में आता है कि कौन सा जंतु किस उसकी क्या खासियत होती है, वो किस वर्ग का जंतु है, तो वो चीज़ें आसानी से हमें समझ में आती है। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। फिर देखो हमारी एक बात को जो हमने कहा था 90% वाली, वो 90% से आप उसको 95 भी कर सकते हैं कि जो संख्या सबसे बड़ी होगी। आपने 3 संख्या देखी पहले पैटर्न में 15, 9, 144, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 144 सबसे बड़ी संख्या है। तो ये प्रायिकता बन सकती है, संभावना बन सकती है कि इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, यानी कि इन दोनों की छेड़छाड़ का नतीजा क्या है 144, यानी कि इनमें कोई गणितीय संक्रिया की गई है जिसका नतीजा क्या है 144। उसी तरीके से देखो उसी के नीचे यहाँ पर 195 लिखा हुआ है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है। जो हमारे पास दूसरा फुल पैटर्न, क्योंकि बीच वाला पैटर्न तो मिस है, तो अब इसको तो हम समझेंगे, कोशिश करेंगे नहीं, हम देखेंगे किसका कौन सा, तो लास्ट वाला। तो हमने वहां पर क्या देखा कि भाई जो ये 22 से 17 195 है वो सबसे बड़ी संख्या है, उसी के नीचे यानी कि थर्ड वाली लाइन में। तो हम हो सकता है ये दोनों का जो है संभावना ऐसी है। बाकी में का 90% जगह पर ये चीज लागू होगी कि जो बड़ी संख्या होगी वो बाकी की अन्य 2 छोटी संख्याओं का जो है गुणनफल या उनका जो है गणितीय संक्रियाओं का कुछ भी गुणा होगा, भाग होगा। इसमें तो इसी तरीके से चल रहा कि 2 संख्याओं को जोड़ करके फिर घटा करके गुणा करके फिर वहां पे आधा करके, ऐसी चीजें यहां पर होती है ना। तो क्या संभावना है 15 और 9 में, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। हमने आपको दे दिया स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, लेकिन जो करना सेम करना तीनों में। जो 15 9 में होगा 144 मिलने के लिए, वही 18 और 12 में होगा क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए, वही चीज 22 17 में होगी 195 निकालने के लिए। बाकी आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2-3 लॉजिक लग सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेगा क्वेश्चन में अगर कोई अलग अलग निकालता है, लेकिन सेम चीज याद रखना है कि सेम चीज तीनों में करनी है। अगर एग्जामिनर दूसरा आपका प्रश्न सही करता है और आप आपत्ति में अपना लॉजिक भेजते हैं तो फिर आपको नंबर मिलेगा, यानी कि वो क्वेश्चन में फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक, ये चीज श्योर है। तो देखो अब अगर हम देखे जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन हम यहाँ पे अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उस हिसाब से नहीं सोच सकते हैं। भाई 15 9 135, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 9 कितना हो रहा 135, यानी कि मल्टीप्लाई के आसपास ही है। फिर देखो अगर 135 15 9 अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर दें 135
और उसमें ये दूसरी संख्या जोड़ें, इसमें हम 9 जोड़ दें ये दूसरी संख्या, तो क्या 144 मिल रहा है? 144, तो बिल्कुल भाई अगर 144 मिल रहा है ना, ये देखो यहाँ ध्यान रखना कि ये सवाल इधर है, 144 हमें मिला। लेकिन सेम चीज़ क्या इसमें लागू हो रही है? अगर हम 22 और 17 का मल्टीप्लाई करें, 22 और 17 का मल्टीप्लाई करते भाई कितना आ जाएगा? 17 दूना कितना हो रहा है? 34, 4 हासिल गए 3, फिर 17 दूना, अरे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 17 दूना 34, नहीं ये तो ज़्यादा हो रहा है, 195। तो ये लॉजिक तो गलत, ये लॉजिक हमारा जो है गलत, ये लॉजिक तो नहीं बैठ रहा भाई। अगर अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, फिर आपको तुरंत दिमाग सोचना है कि अगर मल्टीप्लाई में इतनी बड़ी नंबर नहीं आ रही है, फिर जोड़ में तो आ नहीं सकती, जोड़ में नहीं। अगर सबसे अधिक आता है गुणा में, फिर अगर उतना नहीं आ रहा तो जोड़ में आएगा नहीं, घटाना में तो बिल्कुल नहीं आएगा। बचता आपके पास स्क्वायर या फिर क्यूब, बचता है आपके पास स्क्वायर या क्यूब, गुणा में वो चीज़ लागू, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हो गई थी कि हमने बीच वाली संख्या जोड़ के निकाली थी, इसका मल्टीप्लाई ही 195 से बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो वहाँ तो बिल्कुल लागू नहीं होती है, क्योंकि 22 दहाम में देखोगे तो 220 हो जाएगा, और यहाँ पे 195 ही लिखा हुआ है। तो 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो रहा है? 225, कितना हो रहा है? 225। फिर हम करेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 81। इनको आपस में घटाओ, घटाओ भाई, घटाओगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 22 में 8 जाएगा तो 14, क्योंकि 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 हो रहा, 2 जोड़ोगे तो 22, 144। अब सोचोगे कि आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई, अचानक से चीज़ कहाँ से? अभी तो आप गलत मेथड यूज कर रहे थे, अब ये चीज़ कहाँ से आ गई? तो भाई सवाल करते करते हमने कहा था ना, आपका दिमाग अगर एकाग्र है तो आप अपने मछली की, अगर आपकी जो नज़र है वो मछली की आंख पर है, तो आप सिर्फ आंख को भेदने के कई तरीके सोचोगे, फिर आप इधर उधर नहीं सोचोगे। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं या फिर जिनको सवाल करना होता है, वो उनका सिर्फ यही चीज़ है कि हमें भैया क्या करें, हम एक काम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनका दूसरा भी चल रहा है कि हम क्या कर दें कि ऐसा ये मिले भाई, क्योंकि हमें जल्दी करना है। वो चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। तो हमने देखा कि भाई इसके स्क्वायर में लास्ट में कितना आ रहा है? 5, इसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आ रहा है भाई, 15 के स्क्वायर में लास्ट में 5 आ रहा है, तो हमने देखा 4 मिल रहा, तो है संभावना। बाकी हमने नहीं घटाया, बाकी हमने नहीं घटाया, हमने सिर्फ लास्ट में, भाई 15 का स्क्वायर 5 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में 4 आ रहा है, तो अब बाकी करते हैं। तो बाकी करके प्रूफ हो गया कि 140 अभी भी सही है कि नहीं सही, ये नहीं कह सकते। ये प्रूफ करेगा हमारा दूसरा पैटर्न जो कि फुल है, जहाँ पे मिसिंग नहीं है। तो 22 का स्क्वायर करो भाई, 22 का स्क्वायर यहाँ पे हमने करेंगे तो कितना आ जाएगा? 484 होता है। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, हमने कहा था 1 से 35 तक। फिर 17 का स्क्वायर कर देंगे, अब ये याद होनी चाहिए, हर बार आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी एग्जाम में पास नहीं हो सकते। फिर देखो यहाँ पे घटाओ, 14 में 9 जाएगा तो 5, 14 में 9 गया तो 5, फिर यहाँ पे बचा 7 तो 1, 17, 17 में 8 गया तो 9, फिर यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया तो 1, कितना आ गया? 195। यानी कि जो हमारा लॉजिक था वो प्रूफ हो गया। अब अगर हमें ये निकालना है तो 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324, और उसमें घटा देंगे हम किसका स्क्वायर? तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर घटाएंगे तो 144, तो ये बचेगा भाई 0, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 है, 2 में 4 घटेगा नहीं, यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे तो 12, 12 में 4 चला जाएगा तो 8, 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा 2, 2 में 1 जाएगा तो 1, यानी कि 180 मिल गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प डी में 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो पैटर्न दिया गया है 7 9 5, 7 9 5, फिर दिया है 3 8, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर कितना है भाई? 28 है यहाँ पे 81 है, और यहाँ पे 50 है, और आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो निकालना है कि भाई उसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो फिर वही चीज़ 90% काफ़ी होता है, काफ़ी सवालों में ये चीज़ लागू होती है। हमने कहा था ना कि जहाँ सबसे बड़ी संख्या वहाँ फोकस करो, कि यहाँ पे देखो 28 है, सेम सबसे बड़ी लास्ट में यहाँ पर भी दी हुई है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर भी, क्योंकि 2 में है उसको तो छोड़ ही दो, इनको ही दोनों में जो भी करना है यहीं पे करना है, यहीं पे जाकर के आगे करना है, तो दिमाग तो पूरा यहीं लगाना है
कि पहली संख्या छोटी है ऊर्ध्वाधर क्रम में, दूसरी भी छोटी है, और जो थर्ड है वो सबसे बड़ी है। इन वर्टिकली हम अगर देखें ना तो यहाँ भी देखो 9 छोटी, 8 छोटी और 81 सबसे बड़ी है। वर्टिकल इसका अगर देखें तो यानी कि कुछ हम 7 और 3 में ऐसा करें कि हमें 28 मिल जाए, 9 और 8 में ऐसा कुछ करें तो हमें 81 मिल जाए। फिर आगे वही काम हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 5 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 50। उसी लॉजिक से हम करेंगे ना। तो अगर देखें तो क्या कर सकते हैं ऐसा, देखो अब ये हम किसके आसपास संख्या, क्या इनके स्क्वायर के आसपास है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो स्क्वायर के आसपास तो नहीं है। अब अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो भाई 27 होता है, उसके आसपास संख्या है। लेकिन 8 का क्यूब करेंगे तो 512। तुरंत सोचेंगे ना कि अगर हम 3 का क्यूब कर रहे हैं तो किसके होगा भाई 27, बिल्कुल उसके आसपास कुछ हम कर सकते हैं इसका। लेकिन अगर वहीं 8 का क्यूब करेंगे तो 512 उसके आसपास, तो ये नहीं है। हमें दोनों को पैरेलल सोचना है, सोचना पैरेलल, लेकिन अप्लाई एक एक में करना है। अप्लाई हम क्योंकि दोनों में साथ में कैसे करेंगे, तो एक एक में करना है ना। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, अब आता बचता हमारे पास मल्टीप्लाई, 7 × 21, हाँ उसके पास संख्या है, 9 × 72, हाँ उसके पास संख्या है। यानी कि जो चीज छिपी हुई है, जो लॉजिक छिपा हुआ है वो मल्टीप्लाई में छिपा हुआ है इन दोनों संख्याओं के। तो अगर हम 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 7 और 3 का, तो कितना मिल रहा है 21। कितना मिल रहा है 21। अब हमें अगर 28 पहुंचना है तो यार यही अगर संख्या जोड़ दें, अगर हम पहली संख्या जोड़ दें इसी में, कौन सी 7 जोड़ दें, तो क्या हमें 28 नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन ये सही है कि गलत, हमने देखा कि भाई 21 है, 28 से 7 ही तो कम है। 21 है और 28 से 7 ही तो कम है, तो क्यों ना हम इसमें पहली संख्या जोड़ दें, या फिर हम यूं कहें 7 जोड़ दें। लेकिन क्या 9 × 72 में 7 जोड़ने से क्या 80 मिल रहा है, 72 में अगर 7 जोड़ोगे तो 79 यानी कि 79 ही तो हो रहा है, 79 होगा। लेकिन अगर पहली संख्या हम नाम लें, भाई यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करें 8 से, यानी कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से यहाँ पे कर रहे हैं, तो कितना मिला 72। और इस 72 में 9 न जोड़ करके हम पहली संख्या 9 का नाम नहीं लेंगे, हम पहली संख्या लेंगे। तो हम यहाँ भी पहली संख्या जोड़ेंगे, तो यहाँ तो पहली संख्या 9 दी हुई है, तो हम यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो हमें क्या 81 मिल रहा है। यहाँ पे 81 दिया हुआ है ना, तो बिल्कुल सही 81 मिल रहा है। यानी कि पैटर्न हमारा प्रूफ हो गया, पैटर्न हमारा। अब थर्ड का क्यों सोचें, क्योंकि थर्ड में तो मिसिंग नंबर ही है ना, थर्ड में तो मिसिंग नंबर ही है, तो वहां क्यों सोचते हैं। तो हमने 2 में सोचा तो हमें कितना मिला भाई, यहाँ पे 81 मिला, यहाँ पे 28 मिला। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट वाले में, तो कौन जो संख्या यहाँ पे होगी उसका यहाँ से मल्टीप्लाई करें। भाई कोई संख्या यहाँ पे होगी, हम अपने विकल्पों से क्या करके देख लेंगे, उसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाली संख्या जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगी। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये संख्या घटाते हैं, क्योंकि ये संख्या में नहीं जोड़नी है, पहले हम घटाएंगे। देखो 9 यहाँ पे जुड़ा है ना, यानी कि इस 50 में ये 5 जुड़ा होगा, क्योंकि देखो इस 28 में 7 जुड़ा है, तो इसको घटाओ कितना मिलेगा। अगर घटा दे 50 में 5 घटा देंगे, तो ये जल्दी करने का तरीका है, तो x मान के करते रहो, x मानोगे तब तो निकलेगा ही निकलेगा जल्दी। भाई ये संख्या अगर इनमें 7 28 में ये 7 जुड़ा है, 81 में 9 जुड़ा है, तो इस 50 में 5 भी तो जुड़ा होगा, इसको घटा देंगे 45। अब यानी कि जो ये 45 है, ये 5 और कोई एक और संख्या है जिसका गुणनफल है। जो ये 50 है, ये इस 5 का और यहाँ पे कोई संख्या होगी उसका गुणनफल ही तो है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर 72 मिला था, 72 में 9 जोड़ा था। अब अगर 81 में 9 घटा दोगे तो 72 मिलेगा, 72 जो है ये 9 और इस वाली संख्या का गुणनफल है। उसी तरीके से अगर 28 में आप 7 घटा दोगे तो आपको 21 मिलेगा, और जो 21 है वो 7 और ये संख्या यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। उसी तरीके से जो 45 है, ये 7 5 और यहाँ पे कोई संख्या होगी उसका क्या है, तो गुणनफल है ना। तो किन दो संख्याओं का, अब बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए कि किन दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, या फिर आप x मान करेंगे तो यहां से निकाल ही लेंगे, x मान के करेंगे तब तो फिर आ ही जाएगा, या फिर विकल्पों से करिए, या फिर साधारणतः आप देखेंगे किन दो संख्याओं का गुणनफल 45 होता है। 15 3 45, यानी कि एक 15 एक 3, तो यहाँ 5 है, यानी कि एक 5 होनी, शर्त ये है कि एक 5 होनी चाहिए। तो 9 पन्ना 45 कितना होता है, यानी कि 9 का अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना मिलता है, 45 मिलता है। अगर 9 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक संख्या तो 5 दी हुई है, इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर
क्या आएगा, 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 9 होगा तो 9 पन्ना 45 होगा, और फिर उसी 45 में हम पहली संख्या 5 जोड़ देंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 का 8 से मल्टीप्लाई करके हमने 72 किया, अगर यहाँ 9 करेंगे तो 9 पन्ना 45, 45 प्लस 50, 9 72, 72 प्लस 9 81, 7 21, 21 प्लस 7 28। समझ में आया? हमने बहुत बेसिक तरीके से यहाँ पे समझाया है आपको, जो कि मैथ का बहुत बेसिक चीज होती है। तो अब तो आपको समझ में आना ही चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पे लिखा हुआ 13, फिर यहां पे है 16, फिर यहां पे है 52, फिर यहां पे है 15, यहां पे है 24, यहां पे है 90, यहां पे है 23, और यहां पे है 36, और फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखो, कोई भी चीज हो ना, अगर इंसान कोई चाहे पढ़ाने का प्रोफेशन हो या फिर कोई भी काम, छोटा बड़ा, जो स्वीपर होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, या फिर जो कोई भी काम मेहनत वाला काम हो या बैठने वाला का काम हो, अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, यानी कि अपने काम को एंजॉय करते हैं, बोरिंग नहीं, अगर जिस काम में भी आपको बोरिंग लगेगा तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है कि आपको आए। जैसे आपको किसी डॉक्टर पे फेथ हो जाता है कि नहीं ये डॉक्टर अच्छा है, तो उसकी दवा आपको जरूर फायदा करती है ना। तो उसी तरीके से आपको फेथ में चलना होगा। ये फेथ बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में होगा कि नहीं ये बुक खराब है, 4 लोगों ने आपसे कह दिया कि ये नहीं, अरे अपना मन, अपना सेंस भी तो लगाओ कि कौन सा संस्थान अच्छा है, कौन सा संस्थान बुरा है। आप दूसरों को पूछते हो। अगर आप 22 या 23 साल की उम्र में ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सा संस्थान अच्छा है, कहाँ पे क्वालिटी मटेरियल अच्छा है, तो फिर आप जीवन में क्या ही अच्छा कर पाते हैं ना। कई लोग, अच्छा अब्राहम लिंकन का जो स्कूल में प्रवेश के लिए जो टेस्ट हुआ था, उनसे कमरा साफ करने के लिए कहा गया, उन्होंने पूरी तल्लीनता के साथ पूरे मन से जो है कमरा को साफ किया था। उनका एडमिशन उस बेस पे हो गया था कि उन्होंने एंजॉय किया था अपने काम को। इसी तरीके से कई ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जो अपने काम को एंजॉय करते हैं और उनका प्रमोशन होता है, लोग नोटिस करते हैं। बेशक बहुत ख़राब काम होता है पुलिस का वो ट्रैफिक वाला, तो ज़रूरी ये है कि आप काम को एंजॉय करें। उसी तरीके से आप पढ़ने को एंजॉय करें। अगर आप पढ़ने को एंजॉय करते हैं तो 101% आपको चीज़ समझ में आएंगी। अगर आपको अभी भी बोरिंग लगता है कि नहीं, पहले ही आपके मन में ये बन गया कॉन्सेप्ट कि नहीं मैथ तो बोरिंग है, मैथ इज हार्ड है, या फिर रीजनिंग यहाँ पे समझ, ये चैप्टर नहीं समझ में आता, तो फिर वो और नहीं समझ में आएगा। यानी कि ये साइकोलॉजिकल या फिर मनोवैज्ञानिक प्रमाण भी है कि जो आपके मन में ये सेंस होगा कि नहीं ये चीज़ एंजॉय नहीं हो सकती, यहाँ पे हम पढ़ने में मुश्किल, तो फिर वो और मुश्किल हो जाता है। अगर आपको नहीं ये तो ईजी है तो फिर वो ईजी बन जाता है। अगर नहीं होगा तो बनना पड़ेगा। आपके जो फिर इंद्रिय हैं वो और तेज़ी से काम करते उस चीज़ को अडॉप्ट करने में ना। तो आते अपने सवाल पे, फिर वही सबसे बड़ी चीज़ कि देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यानी कि इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है। फिर देखेंगे यहाँ इसकी संख्या सबसे बड़ी, यहाँ पर हम 2 ही समझ लिए कि सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 15 और 24 में तो 90 सबसे बड़ी है, फिर 13 और 16 में 52 सबसे बड़ी है। यानी कि एक ऐसी संभावना हमने फिर कहा था ये चीज़ केवल 90% है, ये चीज़ केवल 90% है। हो सकता है अभी हम आगे ऐसे सवाल देखें जहाँ पर इस चीज़ लागू ना हो, लेकिन जहाँ पर लागू हो सकती है तो वहाँ पर इस चीज़ को हम प्रायोरिटी में रखेंगे ना। तो देखो 13 और 16 में सबसे बड़ा 52 है। उसी तरीके से 15, 24 में 90 सबसे बड़ी। अब इसको हम छोड़ देते क्योंकि यहाँ पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या होगा। तो यानी कि 13, 16 में कुछ ऐसा करें कि हमें 52 मिल जाए, 15 और 24 में ऐसा कुछ करें कि 90 मिल जाए। अब देखोगे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर हम 13 और 16 का आपस में गुणा कर देंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें उतनी आगे जाना नहीं। फिर अगर इनको आपस में हम घटाते हैं तो भाई कितना मिलेगा, 3। 3 का क्यूब करेंगे तो वो भी नहीं हो रहा है। इनको आपस में घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9। 9 का क्यूब तो बात ही छोड़ दो। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास क्या रास्ता बचता है, ये सोचना पड़ेगा। अब क्या मेथड हो सकता है यहाँ पर, अगर इनका हम गुणा करें भाई, गुणा क्यूब, यहाँ पे नहीं, क्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है इनका क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर इनको हम जोड़ें जो हमने पहले प्रश्न में किया था, तो 13 और ये जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 29।
भाई 13 और 16 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 29। 29 का यानी कि 52 का फैक्टर 29 तो हो नहीं सकता है। अब इसमें हम कुछ भी गुणा करेंगे लेकिन 52 तो हमें नहीं मिलेगा। कुछ भी करेंगे अगर हम 29 में तो 52 तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक चीज है, देखो अब समझ में आ गया ना कि जो 52 है इसका एक फैक्टर 13 है, यानी कि जो लास्ट की संख्या है उसका एक फैक्टर 13 है। और वही कॉमन चीज हमें यहाँ मिलेगी 90 का एक फैक्टर 15, क्योंकि 15 छक्का 90 होता है। फैक्टर का मतलब हुआ कि एक गुणनखंड है, यानी कि 90 के आप गुणनखंड करोगे तो आपको 15 मिलना है। 52 के आप गुणनखंड करोगे तो आपको 13 यानी कि मिलने ही मिलना है ना। तो ये चीज दोनों में कॉमन है। बस अगर इतनी मिल गई, क्लू अगर मिल गया कि यार ये चीज कॉमन है, तो आपका प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। यानी कि उसी में कुछ आपको इर्द गिर्द करना है। अब कितने टाइम से यानी कि 13 का कितने टाइम से मल्टीप्लाई करें कि हमें 52 मिल जाए। 15 का कितने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं कि 90 मिल जाए। तो देखो 13 का अगर हम 4 बार गुणा कर दें तो हमें कितना मिल जाता है 52। तो क्या 15 का भी 4 बार गुणा करने से हमें 90 मिल जाएगा? तो 15 चौको तो होता नहीं, 15 छक्का होता है। कितना? यानी कि 15 का अगर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 90। तो यार बात बिगड़ गई। फिर तो बात बिगड़ गई कि यहाँ पे 4 हमने कहा था सेम करना है। फिर आप कहेंगे कि यार वहां तो 4 से यहाँ पे 6 से, है ना। और लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या होता है कि सेम करना है। जो वहां पे करना 4 वही यहाँ पे भी करना होता है 4। अगर यहाँ पे 6 से करना तो वहां पे, लेकिन बात भी बिगड़ रही। फिर अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर 78 हो रहा है और यहाँ पे तो 90 हो जाएगा, यानी 1 मिल रहा है। एक चीज और देखते हैं, एक चीज, ये 4 कहाँ से आया है, ये 6 कहाँ से आ रहा है। हम इसको रहने देते हैं, कुछ ऐसा लगाएं कि वहां पे 4 ही रहे और यहाँ पे 6 ही रहे। तो आप ये चीज देखो कि जो अब भाई अभी इस संख्या का रोल कहाँ गया। अभी तक तो आपने इस संख्या का यूज किया ही नहीं है और ये यूं ही तो दी नहीं जाएगी कि नहीं बस हमें पहली संख्या पे गुणा भाग करना। भाई इसका भी तो रोल लो, इसकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए, इस संख्या का, इस संख्या का। और ये कैसे आएगा? देखो अगर हम 13 कर दें, गुणित कर दें, जो बीच वाली संख्या है इसका 1/4 करो, इस वाली संख्या का 1/4 करो। अगर इसका 1/4 करेंगे तो यहां पर भी आपसे 1/4 करवाएंगे और यहां पर भी 1/4 करवाएंगे, तभी उत्तर होगा। अब कर दोगे तो ये 52 हो रहा है। भाई 16 का 1/4 करोगे तो 4 बचेगा, फिर 13 चौको 52। उसी तरीके से अगर 15 कर दो, गुणे कितना है 24, 24 का 1/4 करो, 24 का 1/4, 24 का 1/4 कर दो तो कितना करोगे? 24 का 1/4 होगा तो कितना हो जाएगा 6 और 15 छक्का कितना होता है 90। लो आ गया। क्या किया हमने? 1/4 किया। हमने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। 13 का जो पहली संख्या है बीच वाली संख्या का 1/4 कर रहे हैं, यानी कि 16 का 1/4 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो 13 चौको कितना हो जाएगा 52। उसी तरीके से यहां पर जो बीच वाली संख्या 24 है इसका 1/4 यानी कि 6 और 15 छक्का 90। तो वही चीज यहां भी करते हैं। यहां पर कितना है 23, यहां पे है कितना 23 और बीच में लिखा हुआ 36। हम सब में 1/4 करें तो यहां पर भी 36 का 1/4 करेंगे तो 36 का 1/4 करोगे तो 9 मिलेगा। अब अगर 23 का हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रुक 27 की 7 हासिल गए 2 और 9 दून 18, 18 2 20 यानी कि 207। क्या हमारे प्रश्न में विकल्पों में 207 है? तो विकल्प ए में दिया गया है, इसलिए हमारे जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 207 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है यहाँ पे 13, 26, 39, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे है 30 और फिर ये 42, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 17, 16, फिर 15। अब हमें ये देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन संख्या है, जैसा हम अभी देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम कि इस पैटर्न में सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे है, या फिर इस पैटर्न में सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे है, या फिर इस पैटर्न में सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे है। अगर हम देखेंगे तो अच्छा, जरूरी नहीं कि यही पैटर्न हो, जरूरी नहीं कि ये अभी तक हम यही देख रहे थे ये पैटर्न हो सकता है, ये पैटर्न
हो सकता है ये पैटर्न हो सकता है ये पैटर्न, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, यानी कि हो सकता है हॉरिजॉन्टल ना होकर के वर्टिकली हो, वर्टिकल तरीके से हो, है ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल हम देखेंगे तो फिर ये इसमें ये सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन फिर यहाँ पे नहीं है भाई। इसमें देखो, अगर ऐसे देखो, यानी कि अगर इस रो में देखोगे तो ये सबसे बड़ी संख्या आ रही है, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये सबसे बड़ी संख्या आ रही है। तो ये चीज़ तो है नहीं, क्योंकि इसमें ये चीज़ लागू नहीं है। जो पहला दी हुई है लाइन, जो आखिरी में दी हुई, दोनों में सेम चीज़ नहीं आ रही। अगर हम लोग ऐसे देखें, यानी कि ऊर्ध्वाधर तरीके से, तो इसमें यानी कि 13, 30, 17 में 30 सबसे बड़ी, बीच वाली संख्या सबसे बड़ी है। 26, 42, 16 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 42 है। तो यानी कि सेम जगह पे बीच वाली, दोनों में बीच वाली संख्या सबसे बड़ी हो रही है ना। एक लॉजिक ये भी निकल सकता है कि जो कुछ हुआ है 13 और 17 में हुआ होगा, और यहाँ पे 26 और 42 में हुआ होगा। तो एक चीज देखो, बहुत आसान है इसमें से भाई 13 और 17 को जोड़ रहे हैं तो 30 मिल रहा है। अगर हम 13 और 17 को जोड़ दें तो हमें बीच वाली संख्या यानी कि 30 मिल रहा है। और फिर यहाँ पर भी देखो 26 और 16 को अगर जोड़ें भाई, 26 और 14 होते हैं 40 और 2 42, यानी कि 26 और अगर 16 को जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है भाई? 42। तो उसी तरीके से अगली जो यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए बीच जगह पे, तो 39 और 15 को जोड़ने से मिल जानी चाहिए। 39 15 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 54, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? 54, क्योंकि दो में तो वो चीज लॉजिक सेम लगा रहे हैं ना, उत्तर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का 54। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्या पैटर्न तो देखते हैं। सबसे पहले 10, फिर 5, फिर यहाँ पे देखोगे तो 20, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40, फिर देखोगे तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 20 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये संख्या हमें निकालनी है। तो इधर छोटी है, यहाँ पे छोटी है, तो भाई सबसे बड़ी कहाँ पे है? ये 20 है, इन दोनों में 20 है, फिर इनमें 40 है, या फिर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि 40 और 20 में ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। अगर हम इनको ध्यान से अवलोकन करें तो भाई ये 20 कहाँ से होगा? यानी कि 5 10 में कुछ ऐसा करें कि हमें 20 मिल जाए, फिर 20 और 10 में कुछ ऐसा करें कि 40 मिल जाए, लेकिन संभावना है, ये हमने बताया था कि 90% सवालों में लगेगी। अभी तक जितने आपने प्रश्न देखे ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो रही थी, आगे भी अप्लाई होगी, इसकी कोई संभावना नहीं है ना। कोई ये नहीं सकते कि होगी ही, हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन ज़्यादातर संभावना ये होगी। अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई हमें 20 मिल जाए, तो इनमें से अगर हम ये इसका स्क्वायर करोगे तो 100, इसका स्क्वायर करोगे तो 25, घटाओगे तो 75, कोई लेना देना 20 से है नहीं। मल्टीप्लाई में 50 हो रहा, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर एक चीज़ देखो, एक चीज़ समझ में आ गई कि आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, किसका? 5 का। 5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 10 मिल रहा है। फिर इसी 5 का अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा इसी 5 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, लेकिन सेम चीज़ होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? 20, यानी कि सॉरी 10 का, इस 10 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 हो रहा है, यानी कि 10 दूनी 20। फिर इसी 10 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा है? 40। फिर वही चीज़ देखो, इस 20 का 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमने हर जगह पे सेम, हमने बताया ना जो भी करेंगे हम सेम करेंगे, तीनों पैटर्न में हम सेम करेंगे। अगर 4 पैटर्न होंगे तो 4 में सेम करेंगे, 5 होंगे तो 5 में सेम करेंगे, हम वहाँ पे परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर हम इस 20 का 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 40 मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे कितने कर रहे हैं? 4। इस 20 का 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 का 4 से गुणा करोगे तो 80। इसका मतलब इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर 80 आएगा। हो सकता है दूसरा भी लॉजिक लगे, हो सकता है दूसरा, लेकिन ये लॉजिक गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न में सिर्फ एक ही लॉजिक लगेगा, हो सकता है कोई दूसरा लॉजिक भी हो, सेम हो। लेकिन जब हमने भी तो रूल को, जो इस चैप्टर का रूल है, हम भी तो उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं कि जो भी करना है तीनों में सेम करना है। तो हम भी तो तीनों में सेम ही कर रहे हैं भाई। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 मिल रहा है, इधर इसमें 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 मिल रहा है, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 में तो 40 मिल रहा है। वही इस 20 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 40 मिल रहा है, इस 20 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो 80 मिल रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि 80। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, 15, फिर है 25, उसके बाद 45। ये सब सोचना पड़ता है, चीजें कैसे होंगी ये सोचना पड़ता है। इसके लिए कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है, प्रैक्टिस। कम से कम एक दिन में अगर वास्तव में आप एक सीरियस छात्र हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो कम से कम अगर आपके जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो उसमें मैथ तो होगी ही, अगर मैथ है या फिर जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप एक दिन में कम से कम 150 सवाल नहीं लगा रहे हैं तो आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं। अगर रीजनिंग है तो आपको एक दिन में आजकल बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि हम और प्रिपेयर कर सकते हैं। बुक्स आती हैं, प्रैक्टिस सेट के, हमने उस दिन बताया था कि रीजनिंग के कई शिफ्टों में पेपर होता है, एमटीएस कई शिफ्टों में पेपर होता है। तो एक बार अगर रीजनिंग का एक साल में पेपर कंडक्ट होता है सिर्फ एमटीएस का, तो कम से कम 500-600 सवाल वहाँ पर फ्रेम होते हैं। सीएचएसएल का होता है और सारी रीजनिंग समान है, कहीं पर रीजनिंग कोई अलग नहीं है। वो कोई बताता है कि नहीं वो अलग चीज़ है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कम से कम एक दिन में आप 150 सवालों की प्रैक्टिस करिए अगर आप वास्तव में एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो। बाकी अगर ये 10-20 सवाल तो फिर आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं, फिर आपको 3-4 साल लग जाएंगे सिर्फ तैयारी करते करते हुए, और बाद में हो सकता है आप एक असफल जो छात्र बनकर निकलें, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत कंपटीशन है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं कि मल्टी डायमेंशन जो हमने बताया था, एक साथ कई तरीके से सोचा जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करते हुए फिर आते हैं, एक ही चीज़ का नहीं होता है जो कि सबसे बड़ी संख्या है तो वहीं पे फोकस करना नहीं, वो 90% है। वो बाई चांस संयोग था कि लगातार हमने स्टार्टिंग से लेकर के यानी कि पिछले प्रश्न के पिछले वाले तक वो चीज़ अप्लाई हुई, फिर पिछले प्रश्न में वो चीज़ अप्लाई नहीं हुई। अगर वो चीज़ प्रायोरिटी, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं कि लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा। अगर लग जाता है तो ऐसे प्रश्न थोड़ा सा इजी लेवल के माने जाते हैं। अगर नहीं लगता है तो यानी कि एग्जामिनर आपको और घुमाना चाहता है तो आपको घूमना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कई तरीकों से, है ना। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, वैसे समय लगता है क्योंकि पता नहीं कौन सा लॉजिक उसमें लगा हो। अगर इस प्रश्न को हम देखें भाई 15-5 15, फिर 25-6 30, अगर यहाँ पर देखें तो दोनों संख्याएं सेम हैं, पहली संख्या सेम है, ये भी संख्या सेम है। फिर यहाँ पे 25-6 30, यहाँ पे छोटी, यहाँ पर छोटी, यहाँ पे छोटी, ये बड़ी। हो सकता है कि हम कुछ 15 और 15 में करें कि हमें 5 मिले, कुछ 25 और 30 में करें तो 6 मिले। ऐसा हो सकता है कि छोटी पे भाई कहीं पे कुछ करना है, लेकिन बड़ी में से हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों को हम घटा दें, भाई ये दोनों में घटा देंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 5, लेकिन यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 तो नहीं मिल रहा, यहाँ पर 6 तो नहीं मिल रहा है। कभी कभी हमें अपने पास से भी कुछ करना पड़ता है, अपने पास से भी कुछ करना पड़ता है। अगर इन दोनों में कुछ करें 15 25 75, उसका एक फैक्टर होगा क्या। अगर इन दोनों को उठाएं, देखो अब यहां समझ में आएगा, 25 छक्का 150 होता है, 150 का एक फैक्टर 30 हो रहा है। एक जगह हमने सोचा कि अगर इन दोनों में कुछ कर, एक लॉजिक, अगर कहीं पे फैक्टर निकल रहा है तो चीजें आसान हो सकती हैं। अगर कोई संख्या पे किसी जगह पे किसी लाइन में परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब लगे हैं तो वो हो सकता है वहीं से लॉजिक आपको टूट जाए। हमने ये देखा कि भाई बाकी तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर इन दो का हम अपने दिमाग को न्यूट्रल करते हैं, वो हमने कहा था ना कि सबसे बड़ी संख्या की ओर फोकस करते हैं, तो यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, तो अपने दिमाग को हमको एक डायमेंशन में अपने दिमाग को न्यूट्रल भी रखना है, यानी कि बाइस्ड नहीं होना कि नहीं सबसे बड़ी संख्या की ओर ही तीर लगानी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे भाई यहाँ पे छुट्टी है ना, क्योंकि वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या ये है, सेम जगह पे होनी चाहिए थी ना। अगर इसमें तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। फिर आप देखोगे यहाँ सबसे बड़ी संख्या, अगर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पर देखोगे तो सेम संख्या है, यानी कि 15-15 बराबर है। तो वो जो एक था ना कि नहीं सबसे बड़ी संख्या को प्रायोरिटी देनी है, तो उसको अब छोड़ते हैं, अपने दिमाग को न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल कई तरीके सोचते हैं, तो हमने ये तरीका निकाला कि इन दोनों यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो 150 मिलेगा, और 150 का एक फैक्टर 30 हो रहा है। फिर देखोगे तो 15 और 5 का अगर गुणा कर दे 75 हो रहा है, 75 का एक फैक्टर कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, 75 का एक फैक्टर 15 हो रहा है। फिर देखो अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करें, इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 15 गुणित कितना करेंगे 5, तो मिल जाएगा हमें 75। अब 75 को कितने से भाग करें, 75 को अगर हम 5 से भाग कर दें ना, अगर 75 को 5 से भाग कर दे तो हमें 15 मिल रहा है, यानी कि ये तीसरी संख्या में मिल जा रही है, तीसरी संख्या में मिल जा रही। लेकिन अब 5 से क्यों किया, 5 कहाँ से आया,
5 कहाँ से आया, बात आती है कि 5 कहाँ से आया। तो अगर हमने यहाँ पर तो 5 अपने मन से लिया है, या फिर यूं कहें ये वाला 5 है, ये वाला बीच वाली संख्या से हम करें कि भाई बीच वाली संख्या से गुणा भी कर रहे हैं, बीच वाली संख्या से भाग भी कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे देखोगे तो भाग करोगे तो सेम, यहाँ पर सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा का, अगर किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करोगे तो उसी संख्या से भाग करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे बेहतर ना करो, इससे बेहतर है कि ना करो। तो यहाँ पर अगर हम 5 से गुणा 5 से भाग कर देंगे, ना करो, तो 15 यहाँ तो मिल गया, तो यहाँ पर 25 होना चाहिए, तो यहाँ पर 30 है, तो वो चीज़ तो लग नहीं रही। बाकी हमने क्या किया, हम अपने मन से कर दिया, ये 5 हमने अपनी तरफ से रखा कि भाई 5 से भाग करो। तो अगर यहाँ पर देखें तो 25 छक्का कितना होता है 150, यानी कि 150, और 150 में 5 से भाग करो, क्योंकि हमने यहाँ पर भी किया था। तो सेम पैटर्न यूज करें, हमने कहा था सेम लॉजिक हर जगह पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 5 से डिवाइड करके ही 15 मिला था, तो यहाँ अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 30 आ रहा है, और 30 यहाँ पे दिया हुआ है, 30 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 45 और 8 का गुणा करो, 45 जो भी हो हमें नहीं पता, हम करेंगे भी नहीं, हम नहीं करेंगे, हमने यहीं तक रखा। उसके बाद 5 से फिर इसमें भी डिवाइड करेंगे, 5 से यहां पर भी डिवाइड करेंगे, 5 से यहां पर भी डिवाइड करेंगे। भाई भाग करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, हम क्यों करें, तो 5 से हम पहले 9 कर लेंगे, अब 9 8 72 कर लेंगे, कितना कर लेंगे 72 72। भाई एक बार करते तो पहले, अब क्योंकि इतना मुझे भी नहीं आता कि इसका हम भाग क्या हो सकता है, पॉसिबल है भाई, 50 का 8 से कर लेंगे और फिर इसमें 40 घटा देंगे, 40 घटा देंगे, लॉजिक तरीके से, अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से हो सकता है। लेकिन हमने क्या सीधा 45 को 5 से डिवाइड कर दिया, 9 मिला, 9 का 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 72, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाली स्थान है इसके स्थान पर क्या आएगा 72 आएगा, ऐसे करना हो चाहिए तीर, 72 आएगा। और 72 दिया गया हमारे विकल्प बी में, जो कि हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ना। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 8 128, फिर है 3 9 108, उसके बाद 5, फिर है 10, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इस प्रश्न को करते हैं भाई। तो पहला तो हमने प्रायोरिटी दिया था कि भाई ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर, इस बार सेम स्थान पे है। तो वो लॉजिक लग सकता है जो हमने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या पे प्रायोरिटी देना है, अन्य दोनों संख्याओं पे कुछ करना है। तो अगर देखो जब बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या दी हो ना, तो ये संभावना होती है कि या तो वो अन्य दो संख्याओं का गुणनफल होगा, या फिर अन्य दो संख्याओं के वर्गों का योग हो सकता है, या फिर अन्य दो संख्याओं के घनों का योग हो सकता है, या फिर अन्य दो संख्याओं में से किसी संख्या का घन किसी संख्या के वर्ग का योग हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या दी हुई है ना। ये देखो यही क्या लॉजिक हो सकता है, गुणा करोगे तो हो सकता है, अगर बहुत बड़ी संख्या तो गुणा में भी नहीं होगा, अगर बहुत बड़ी अन्य दो संख्याओं की अपेक्षा तीसरी संख्या बहुत बड़ी है तो एक बार गुणा की संभावना बन सकती है। ठीक है चलो, जोड़ में तो नहीं होगी, जोड़ में तो उस संख्या के आसपास थोड़ा सा परिवर्तन होगा। हमने कहा बहुत बड़ी, ये बात पहले ध्यान से सुनो, अगर माइनस थे तो पॉसिबल ही नहीं, भाग से तो घटना है, माइनस से घटना है। फिर क्या संभावना बचती है कि वर्ग हो सकती है, अगर एक संख्या है तो एक का वर्ग उसी संख्या का वर्ग होगा, लेकिन यहाँ पे दो पैटर्न है तो हो सकता है कि दोनों वर्गों का योग हो, क्योंकि योग होगा तो घटाना होगा, घटाना भी हो सकता है कि अगर एक संख्या छोटी संख्या बड़ी है तो घटाओगे, मान लो एक 10 है एक 2 है तो आप 100 में क्या करोगे 8 घटाओगे तो 92 मिल जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये सारी यानी कि यहाँ पर हम अपना दिमाग अब सोचेंगे ऐसे प्रश्नों में, हम ये कहने का तात्पर्य ये है। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें 4 और 8 का तो 32 लिखा हुआ है, 128 बहुत ज्यादा है भाई, 32 से 128 यानी कि लगभग 100, या फिर यूं कहें कि 96 जो है वो ज्यादा होगा ना। तो अब इससे तो होने, अगर हमने कहा कि हम सोचेंगे कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दें, दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दें, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना 64, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, ये कितना हो जाएगा 80 यानी कि 80। भाई वहां पे 128 है, नहीं पॉसिबल है। अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब की बात करो ना, तो 8 का क्यूब तो 512 होता है। हमने कहा था भाई 1 से 20 तक, अब वो नहीं याद किया तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फिर अपने साथ धोखा कर रहे हैं अपने साथ। जो अगर आपने कोर्स खरीदा है
तो फिर अगर चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें बताई जाती है, कोर्स लेने का क्या गाइडेंस हम क्या कर लेंगे? कोई संजीवनी हमारे पास नहीं कि भाई आपके हम वो घोट के दे दी जाएगी, आप पी लेंगे तो वो चीज़ आने लगी, नहीं। जो चीज़ें बताई जाएँ वो चीज़ करनी है। हमने बताया कि प्रैक्टिस आपको करनी है, वो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। लगभग हमने सारे टाइप यहाँ पर कवर किए हैं। अब इनमें बहुत सारे टाइप हैं, एग्जामिनर कुछ भी सोच सकता है ना, क्योंकि हमने बताया था ना ये एग्जामिनर के हाथ में चक्र भी, कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, वो चीज़ें एग्जामिनर के पास लिमिटेड है, हमने बता दिया, उसके बाहर नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर के पास बहुत है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कुछ भी वो कर सकता है कि ऐसे ऐसे बना के सवाल दे देगा ना। तो अब घन की बात करें तो भाई 8 का क्यूब सोचो, यहीं पे सोच लो कि वो तो 512, 9 का क्यूब तो और बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे तो उससे कम है। स्क्वायर हमने किया तो नहीं हो रहा। अब देखो हमने बताया 1 का क्यूब 1 का क्या करो, स्क्वायर कर दो, या फिर 1 का क्यूब दूसरी को ऐसे ही जोड़ दो। तो अगर 512 तो इसका तो क्यूब छोड़ ही दो दिमाग से, इतना तो अब सोचना पड़ेगा साथ साथ में पैरेलल। 4 का क्यूब देखो, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में केवल 8 जोड़ दो इसके क्यूब में, यानी कि हमने क्या किया 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब मिला 64, इस वाली संख्या का हमने क्यूब किया तो हमें मिला 64। 64 में पहले हम नॉर्मली 8 जोड़ के देखते हैं कि संख्या मिल रही है। अगर नहीं मिल रही, क्योंकि कितना होगा इसमें जोड़ 72 मिलेगा, है कितना 128 है, तो भाई तो बहुत ज्यादा है। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ये इसका अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब ये सारे एंगल हैं, ये सारे सोचने के तरीके हैं कि यार 64 में हम 8 का गुणा कर दें, तो अगर देखो 6 48 तो ऐसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक, ये नहीं होगा भाई। अगर यहाँ पे 60 मान ले और यहाँ पे 8 गुणा दे 48, 480 के आसपास तो ये होगा। एक और बचता है कि अगर इसका स्क्वायर करके क्यूब दिमाग छोड़ दो, क्योंकि 512, तो भाई इसका अगर हम क्या कर दें स्क्वायर करके इसमें जोड़ें, तो अगर हम 8 का स्क्वायर यानी कि 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर, तो क्या रहा 64। अब देखो 64 को हमने जोड़ा तो क्या मिला 128, और 128 लिखा हुआ है। लेकिन ये सही है कि नहीं सही, हम नहीं कह सकते कि नहीं ये सही है। अभी हमें यही सेम चीज हम दूसरे पैटर्न में भी करेंगे, 3 9 और 3 9 108 में। तो हमने क्या किया, इस संख्या पहली संख्या का इस रो में जो है पहली संख्या का क्यूब किया, तो इस रो में भी पहली संख्या का क्यूब करेंगे, तो 3 का कर देंगे हम क्यूब, कितना मिल गया 27। और फिर इसी रो में जैसे दूसरी इस वाली रो पहली रो में हमने क्या किया, दूसरी संख्या का वर्ग करके जोड़ा, 8 का वर्ग करके जोड़ा। तो उसी तरीके से हम दूसरे वाले में क्या करेंगे 9 का वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। इनको हम जोड़ेंगे तो 7 1 8 मिलेगा, 8 2 10 मिलेगा, यानी कि 108, और 108 ही तो लिखा हुआ है। यानी कि जो हमने लॉजिक लगाया वो प्रूफ हो रहा है, जो हमारा लॉजिक है वो प्रूफ हो रहा है यहाँ से। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, जो तीसरे जिसमें हमें नहीं पता है भाई 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब हो रहा है कितना 125। उसके बाद हम कर देंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। भाई जोड़ो इसमें, यही तो हो रहा है भाई, दूसरी संख्या का हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो आप मिल जाएगा हमें कितना 225, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 225 दिया हुआ है उत्तर में, बिल्कुल विकल्प ए में दिया हुआ है 225 जो है हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब ऐसा भी प्रश्न आते हैं, यानी कि जो पहला टाइप है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, वैसे प्रश्न ज्यादा बनते हैं, ऐसे प्रश्न कम बनते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको कम मिलेंगे। अब जो पहला त्रिभुज बना हुआ है दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 600, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं लिखेगा इधर 25 और इधर 5, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 720 और यहाँ पे 27, यहाँ पे 3 है ना, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 880, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और फिर यहाँ पे 9 है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखें इसको ध्यान से। अब देखो यहाँ पे सेम जगह पे सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे है, इस वाले एंगल पे कितनी है 600, इस वाले एंगल पे भी सबसे, यानी कि जो सेम एंगल सबसे बड़ी संख्या है, और इस वाले एंगल पे भी बड़ी संख्या। हम नहीं कह सकते कि ये सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन दो में अगर ये सबसे बड़ी संख्या है तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी संख्या इसको होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग नंबर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 880 सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो 625 और 5 में जो ऊपर वाला एंगल त्रिभुज का है वहां पे सबसे बड़ी संख्या दी हुई है। उसी तरीके से 27 और 3 में जो ऊपर वाला एंगल है वहां पे सबसे बड़ी संख्या 720 है, तो क्यों नहीं इसमें भी 880 सबसे बड़ी संख्या होगी। तो
जो पहला हमने अभी तक बताया कि हमें प्रायोरिटी कहाँ पे देनी है, तो जो छोटी संख्याएं हैं उनको कुछ उसमें ऐसी कुछ गणितीय क्रियाएं करनी है कि हमें क्या मिल जाए, 600 मिल जाए। उसी तरीके से 27 और 3 में कुछ ऐसा, क्योंकि छोटी हैं, कुछ ऐसा करना है कि हमें 720 मिल जाए। तो भाई क्या कर सकते हैं, सोचिए आप। 600 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या कर सकते हैं, अगर 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है, 25 का स्क्वायर अगर कर दें, पहले लिखते हैं ऐसे, 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, 625। थोड़ा जल्दबाजी में लिख देते हैं, साफ क्लियर होना चाहिए, 625। और फिर अगर हम 5 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अगर हम घटा दें तब तो यार मिल रहा है 600, और 600 ही तो पूछ रहे, 600 ही तो लिखा हुआ है। क्या सेम चीज यहीं पे भी लागू हो रही है? अगर हम 27 का स्क्वायर करें, स्क्वायर तो किया था, 27 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 27 का स्क्वायर मेरे हिसाब से 729 होता है ना, नहीं 27 का स्क्वायर 7 नहीं है 63, कितना होता भाई 7 का स्क्वायर 27 का, 27 का स्क्वायर 729 ही तो होता है। 7 सती 49 की 9 हासिल गई कितनी, 4, और 7 दून 14, 7 दून 14, 14 दूना 28, 4 32 की 2 हासिल गई 3, और फिर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 32 वाले 3, 27, ठीक। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अगर हम इसके स्क्वायर में, लेकिन ये हाँ ठीक तो है, फिर अगर इसके स्क्वायर में हम 3 का स्क्वायर को घटा दें, 3 के स्क्वायर को घटा दें 900, तो 720 ही तो हो रहा है, 720 हो रहा है। तो ये बताओ हम यहाँ पर किसके स्क्वायर में 9 का स्क्वायर घटा दें तो 881 हो जाए, 881। तो इसका मतलब हमें 880 में हमें किसका जोड़ना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 81 किसका बन रहा है, 1, 8, 8, 16 की 6 हासिल गई 1, 8, 1, 9, 961। 961 किसका होता है, तो भाई 31 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 31 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आना चाहिए 31 सही उत्तर, जो कि दिया हुआ है विकल्प ए में। 961 जो होता है वो 31 का स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ पे 31 के स्क्वायर में 961 के स्क्वायर में हम 81 माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पे 81 9 का स्क्वायर दिया हो, बाकी हमने यही किया कि इस एंगल के संख्या के स्क्वायर को हमने माइनस किया है। तो यहाँ पे अगर घटाओगे तो यह बचेगा 0, यहाँ पे 16 में 8 चला जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 8, जो कि लिखा हुआ है 880। कितना लिखा हुआ है, 880। अच्छा एक चीज और, एक लॉजिक और है, वैसे तो ये सही है, एक ये तो सही है, लेकिन एक लॉजिक और है। क्या लॉजिक है, ये लॉजिक बन रहा है भाई कि एक बार आप इसको माइनस करिए, 25 में 5 माइनस करिए, क्या बन रहा है 20, और एक बार इनको जोड़िए, मतलब एक बार माइनस कर दिया, एक बार जोड़िए, तो 25 में 5 जोड़ोगे 30। अब उनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 600, कितना आ रहा है 600। आपने क्या किया, 25 में 5 जोड़ा 30, 25 में 5 घटाया 20, कितना मिला 600। फिर यहाँ पर भी क्योंकि सेम करना है, 27 में 3 जोड़ोगे क्या मिलेगा 30, 27 में 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा 24, 24 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 72, 24 3 72, और ये वाला 0, 720। फिर उसी तरीके से यहाँ पे कोई एक संख्या होगी। अब ये आपको विकल्प में जाना पड़ेगा, इसलिए आपको इसमें इसका हल करने के लिए विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा। पहला ही हमारा विकल्प है 31, हम 31 से शुरुआत करते हैं, अगर नहीं लगेगा तो हम आगे देखेंगे। फिर 31 है, 31 में आप 9 जोड़ो, कितना हो जाएगा 40। अब 31 में आप 9 घटा दो, 31 में 9 घटा दो, मिल जाएगा आपको 22, 22 और 9 ही तो 31 होते, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 करिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये वाला 0, 880। इसलिए ये जो हमने लगाया है वो भी सही, यानी कि एक ही प्रश्न 2 तरीकों से लग रहा है, दोनों तरीकों से सेम उत्तर मिल रहा है, दोनों तरीकों से सेम उत्तर, कोई इससे लगाएगा कोई उससे लगाएगा, जैसे भी लगाएं उत्तर सही है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे पास अभी 1,
दो प्रश्न है, दो प्रश्न हमारे पास हैं। दो प्रश्न में क्या ये संख्या, अच्छा है, दो ही संख्या लिखी हुई हैं। इस प्रश्न को आप एज ए होमवर्क करिए, इजी है, बहुत इजी प्रश्न है, ये कर लेंगे आप आसानी से। करना कुछ नहीं, किसी इन दोनों में से, देखो बीच वाली संख्या बड़ी है ना, इसमें भी वही चीज देखो पढ़ते हैं तो तीन ही संख्या, यहाँ बड़ी संख्या है तो हो सकता है जो ये संख्या है वो भी बड़ी हो, क्योंकि दो में जो बीच वाली यानी जो ट्रायंगल के बीच की संख्या है वो दोनों में से बड़ी है, सेम यानी कि बीच वाली संख्या, ऐसा तो नहीं कि ये कोई रेखा वाली संख्या बड़ी हो, बीच वाली संख्या बड़ी है दोनों में से। तो अब वही पहला रूल कि इन जो छोटी संख्याओं पे कुछ ऐसा हम करें कि हमें बीच वाली संख्या मिल जाए। तो या तो मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 131 बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। फिर यहाँ करोगे तो 7 पन्ना 35, वहाँ पे 348 लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या करोगे, किसी संख्या का वर्ग करके या दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ो, या फिर किसी एक संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करो, या फिर किसी एक संख्या का क्यूब करके दूसरी संख्या जोड़ दो, या फिर किसी एक संख्या का क्यूब करके दूसरी संख्या का वर्ग करके जोड़ दो। ऐसा कुछ करना है एज ए होमवर्क, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद हम अगर अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, फिर बीच में 5 है, यहाँ पे 8 है, ये सबसे बड़ी है। इसमें देखोगे तो ये सबसे बड़ी है, तो फिर वो वाला जो पहला रूल हमारा है वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है कि सबसे बड़ी संख्या पे हम कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इस एंगल की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बीच की यानी कि 16 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है। तो फिर बचता क्या भाई, बाकी में कुछ करें तो ऐसे जैसे त्रिभुज बना हो ना और सर्किल बना हो और बीच में कोई संख्या लिखी हो, तो ज्यादा संभावना ये होती है कि बाकी तीनों में कुछ करें तो बीच वाले पे प्रभाव पड़े, ठीक है, क्योंकि वो केंद्र पे है, वो सेंटर पे है ना। तो ऐसी संभावना है, बाकी ये भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे सवालों में संभावना ये होती है कि हम बाकी संख्याओं में कुछ करें तो उसका प्रभाव बीच वाली संख्या पे पड़े। उसी तरीके से 3, 9 और 10 में कुछ ऐसा करें कि उसका प्रभाव जो है बीच वाली संख्या पे पड़े। फिर यहाँ पर 1, 7 और 8 में कुछ ऐसा करें कि उसका प्रभाव जो है बीच वाली संख्या में पड़े। तो यहाँ पे ऐसा क्या कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है, देखो लग गया सवाल भाई। 2 यहाँ है, 8 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 8, इनको दोनों को हमने जोड़ा। तो जो क्योंकि देखो आसपास की एक चीज और है, ध्यान देना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या लिखी होती तो हम गुणा करने की सोचते, हम सीधा जोड़ पे ही क्यों आ गए, क्योंकि हमने देखा कि सारी संख्याएं आसपास की हैं। देखो 16, 9 को ज्यादा अंतर नहीं है, 10 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में, या फिर इसके बीच में, तो हो सकता है किसी इसका कुछ और काम हो। तो हमने क्या किया है कि 8 और 2 आसपास की संख्या थी ना, हमने जोड़ दिया, कितना मिला हमें 10। और इस वाली संख्या से अगर इसको हम भाग, नहीं 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 ना 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 ना, ये नहीं लागू हो रहा, समझ में तो पकड़ में था लेकिन थोड़ा गलत पकड़ लिए, थोड़ा गलत पकड़ लिए, पकड़ के ये करना है। ये करना है, अगर हम तो लिखा हुआ 2 का भाग कर दें किसमें, इसको अगर देखो तो, अच्छा ये बहुत सरल है। देखो ये 2 संख्याएं हैं ना, ये 2 संख्याएं हैं, ये 2 संख्याएं, इनको दोनों को जोड़ो, 2 + 8 कितना आया 10, लॉजिक सही है। बस अब इनको दोनों को जोड़ दो, इनको दोनों को जोड़ दो, यानी कि 5 + 5 कितना आ रहा 10। हमने इन दोनों कोणों की संख्याओं को जोड़ा, जो बेस पे जो ये दोनों एंगल हैं इनको दोनों को जोड़ा, क्या मिला 2 + 8 किया तो 10। फिर हमने जो ऊपर वाली जो बीच वाली संख्या, ठीक, जो देखो हमने कहा था कि बीच वाली संख्या पर प्रभाव पड़े, हो सकता है कोई दूसरा लॉजिक हो सकता है ऐसा कोई लॉजिक, हम क्यों टाइम वेस्ट करें जब हमें हमारा लॉजिक मिल रहा है, क्योंकि समझ में आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, तो 5 + 5 किया तो भी 10। उसी तरीके से ये 10 और 9 को जोड़ो, ये नीचे क्योंकि हमने इनमें भी 2 + 8 किया है, यहाँ पर भी 2 + 8 किया, तो यहाँ पर भी 10 + 9 करेंगे तो कितना मिल रहा 19। और यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ा, सेम देखो है क्या लॉजिक, ये 10 ये 10। अब इनको जोड़ो तो ये 16 और +3 कितना है 19, ये भी तो 19 ही है भाई। 9 10 में 9 जोड़ोगे तो 19, फिर 16 में 3 जोड़ोगे तो 19। उसी तरीके से यहाँ पे 7 + 8 किया तो 7 + 8 किया तो कितना मिला 15, 7 + 8 किया तो 15।
उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि कुछ ऐसी यहाँ पे संख्या होगी जिसको इसमें जोड़ दें तो 15 मिल जाए। तो भाई यहाँ पे 14 होना चाहिए। भाई यही तो हम बाकी में कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, 3 को और 16 को जोड़ा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया, 9 को और 10 को जोड़ दिया। उसी तरीके से यहाँ पर हम 7 को और 8 को जोड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे कि भाई इस एक को इस वाले में जोड़ेंगे, इनका जोड़ेंगे। तो इनका किया तो कितना मिला, 15। जैसे यहाँ पे 19, फिर यहाँ पर भी 19 आया था, तो इनको जोड़ने पर भी कितना मिलना चाहिए, हमें 19 मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम 14 लिख दें, सॉरी 15 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दें 14, तो फिर 14 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तब भी तो 15 मिल रहा है। तो यहाँ आना क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाली संख्या के स्थान पर 14। विकल्प दिया हुआ है किसमें, बी में दिया हुआ है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 14। तो फिर आगे फिर टाइप 2 हम क्या करेंगे, टाइप 2, यानी कि जो टाइप 1 था वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक।